और अध्यापन करने मात्र से किसी व्यक्ति को इतने बड़े, इतने गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अतिथि बनने का अवसर जब मिल जाता है, तो आप जरा अंदाज लगाइए कि जिस व्यक्ति ने संविधान रूपी महल की एक एक ईंट लगाई हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान का जिन्होंने निर्माण किया, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और किस्तूर जी से मैं बहुत निकटता से जुड़ा रहा, पिछले 25 वर्षों से मैं आपके संघर्ष को जानता हूं, उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। इतना महत्वपूर्ण काम, इस तरह का काम, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने 1943 में महादेव गोविंद रानडे जी की जयंती थी और बाबा साहब को वहां पर अतिथि के रूप में बुलाया गया था, वक्ता के रूप में। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बहुत सुंदर सी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति समाज सुधार का काम करता है तो वो एक क्रांतिकारी है, क्योंकि समाज सुधार के काम करने वाले सामाजिक सुधारक को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक सुधारक को इतना सामना नहीं करना पड़ता है जितना सामाजिक सुधारकों को करना पड़ता है। मैं आयोजकों का बहुत साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इस तरह से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। भारत के संविधान पर इतनी सुंदर सी प्रश्नावली मैंने खुद ने देखी है, और जिस गोपनीयता से, जिस ईमानदारी से, जिस गंभीरता से इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया, वाकई में इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन तो हमारा लोक सेवा आयोग भी नहीं करवा पा रहा है। 4 दिन से फुकरा जी, जो इस पूरी प्रतियोगी परीक्षा के संयोजक है, मुझसे लगातार संपर्क में है। भारत के संविधान पर चूंकि प्रश्न रखे गए तो उन्होंने मुझसे चर्चा की, लेकिन आप देखिए, उनकी गंभीरता देखिए। हमारे ये जो आयोजक है, इन आयोजकों के द्वारा इस परीक्षा के प्रति जो गोपनीयता का जो भाव है, वो देखिए। उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्नों पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर हम नहीं भेजेंगे, प्रश्न आपको PDF बनाकर नहीं भेजेंगे। आप एक काम करिए, अपना व्हाट्सएप कॉल पर बात कर लेता हूं मैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं साधुवाद देता हूं कि इतनी छोटे से परीक्षा के प्रति आपका इतना गंभीरता, इतनी प्रतिबद्धता, इतनी ईमानदारी जो है, वाकई में यह बतलाती है कि आप एक बहुत बड़े मिशन की ओर जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिशन अपना सफल होगा। मैं आयोजकों का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के मिशन में वो बार बार सालावास का चयन करते हैं, सालावास को अपना आयोजन स्थल बनाते हैं। चूंकि मैं सालावास की धरती से जुड़ा हुआ हूं, इसी विद्यालय से पढ़कर आजकल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे सालावास के प्रति आप जो जुड़ाव रखते हैं, बार बार जो सालावास का आप जो चयन करते हैं, उसके लिए भी मैं दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बच्चे छोटे बैठे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अभी ये जो कार्यक्रम जो आयोजन किए जा रहे हैं, मुझे मालूम है इन आयोजन के पीछे की जो मंशा है, जो मिशन है, जो विजन है, शायद आप उतनी तल्लीनता के साथ, उतनी गंभीरता के साथ नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन अभी जब एक वक्ता महोदय बहुत सुंदर सी बात कर रहे थे, मेरे पास ही बैठकर मैंने भी उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि मेरे 10वीं में 45% बने। सर, मैं बताना चाहता हूं कि मैं 11वीं फेल हुआ हूं, मैं 11वीं फेल हुआ हूं। लेकिन 11वीं में फेल क्यों हुआ हूं, या आपके 10वीं में 45% क्यों बने हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी जो आयोजक हैं, वो इस पीड़ा को जानते हैं कि जब हमें उचित मार्गदर्शन जब नहीं मिलता है, जब हमारी अंगुली पकड़ने वाला कोई हमारा संरक्षक जब हमारे आगे नहीं होता है, तब इस प्रकार की मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से आप लोग आते हैं, जिस प्रकार की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उसी प्रकार की सामाजिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं आता हूं। 10वीं इसी स्कूल से फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण करने के बावजूद भी, जोधपुर के टॉप के स्कूल में एडमिशन होने के बावजूद भी 11वीं इस वजह से मैं फेल हो गया क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ये जो आयोजक है, इस प्रकार के लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करके आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट साहिबा विराजमान है, RS ऑफिसर्स विराजमान है, इसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स विराजमान है। आप इनकी उपस्थिति को एक अतिथि के रूप में मत देखिएगा। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना रहा है कि हम जो
पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड हमारे लिए रहा है, हम लोगों को लगता है कि जो आरएस ऑफिसर बनते हैं, जो जजेस बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो शायद मंगल ग्रह के प्राणी होते होंगे। आज आप इनको देख लीजिए, ये हमारे जैसे ही लोग हैं। आपको इसलिए तो कार्यक्रम में बुलाया जाता है ताकि आपको एहसास हो सके कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी बाबा साहब के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विचार गोष्ठी, किसी भी प्रकार का मंथन जब आयोजन किया जाता है, तब अक्सर हम ये कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज आप सब लोग खुश नसीब है, आज हम सब लोग खुश नसीब है कि बाबा साहब के उन विचारों को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिल रहा है। बाबा साहब के इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। और मुझे याद है कि पिछली बार भी इसी जगह पर, इसी जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, उस समय भी मैंने ये पंक्तियां रखी थी। और बार बार जब मुझे बच्चों के बीच में बात करने का अवसर जब मिलता है तो वो पंक्तियां मैं जरूर रखता हूं, क्योंकि वो पंक्तियां बहुत बड़ा दर्द है कि मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। अगर बाबा साहब उस समय मुश्किलों से डर गए होते तो आज हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे होते। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं, बदल दे तकदीर वे खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं उन नाखुदाओं के भरोसे पर, मगर जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण करके जो एक ऐसा काम किया जिसे पूरी दुनिया का सबसे सुंदर दस्तावेज कहा जाता है। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं, शायद संविधान की महत्ता को आप कितना समझते होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में वो पढ़े, जिन परिस्थितियों से निकलकर वो आगे बढ़े, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बने और जितना सुंदर संविधान बनाकर उन परिस्थितियों में दिया, वो कोई ईश्वर ही दे सकता था। और ऐसे ही ईश्वर के रूप में हमें बाबा साहब दिखाई देते हैं। आज से 18 साल पहले मैंने, चूंकि बच्चे बैठे हैं और संविधान की ज्यादा गंभीरता की बातें मैं अगर करूंगा तो उनको शायद कम समझ में आएगी, लेकिन मुझे याद है कि 18 साल पहले मैंने बाबा साहब पर एक बहुत सुंदर सी कविता रखी। वो कितनी सुंदर है, लेकिन मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरे बाबा साहब के प्रति जो विचार है, उनको जरूर उद्घारित करती है। क्या है पंक्तियां, जरा सुनिएगा। गरीब दलित शोषितों का जिसने बढ़ाया मान, 3 शब्द का प्रयोग किया है। गरीब दलित शोषितों का जिसने बढ़ाया मान, बाबा साहब बनकर आए और बनी हमारी शान। महार जाति में जन्म लेकर दुनिया भर में छाए, भारत रत्न तुम्हें याद कर हर गरीब मुस्कुराए। भारत रत्न तुम्हें याद कर हर गरीब मुस्कुराए। सामाजिक न्याय क्रांति का अग्रदूत कहलाया, सामाजिक न्याय क्रांति का अग्रदूत कहलाया। संविधान का निर्माण कर जीत का झंडा फहराया। बाबा साहब कहां हो तुम, बाबा साहब कहां हो तुम? क्योंकि देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां आज भी विद्यमान है, बाबा साहब को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। बाबा साहब कहां हो तुम, हर शोषित तुम्हें पुकारे। तुमने न्याय का डंडा घुमाया और बने पीड़ितों के दुलारे। स्वतंत्रता समानता का तेरा नारा पूरी दुनिया को भाया। आज एक ऐसा व्यक्तित्व है गांधी जी के बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। स्वतंत्रता समानता का तेरा नारा दुनिया को भी भाया। नारी कल्याण हेतु हिंदू कोड बिल लाया। आप देखिए, आजकल हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं। जब देश आजाद भी नहीं हुआ, उससे पहले भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में न केवल बात की, और जब देश आजाद हुआ, संविधान का जब निर्माण हुआ और जब बाबा साहब को भारत की संसद में जाने का जब मौका मिला, तो महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। और जब उनको लगा कि हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाएगा, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरह से वर्तमान राजनीति में लोगों को पदों का लालच है, ऐसे दौर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कितना पद से दूर रहकर पद से इस्तीफा दे देते हैं कि नारी कल्याण हेतु आपने हिंदू कोड बिल लाया। इसमें रहे जब असफल, मंत्री पद भी ठुकराया। निडर होकर रखी जिसने हमेशा अपनी बात। आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, किसी के बारे में विचार अगर सोशल मीडिया पर व्यक्त कर लेते हैं तो हमको ट्रोल कर दिया जाता है। आज हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, आज हमारे पास विधि का शासन है, लोकतंत्र है, भारत का संविधान है,
यहाँ हालात इस प्रकार की है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जो बात रखी वो जरा देखिएगा कि निडर होकर जिसने रखी हमेशा बात, अंबेडकर को जन जन तक ले जाएंगे, यही हमारी सौगात, यही हमारी सौगात। मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा, जो छोटे बच्चे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि भारत का संविधान जो है उसको आप लोग पढ़ें, भारत का संविधान के जो विभिन्न प्रावधान है उसको आप लोग पढ़ें, और जो हमारे टीचर्स जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि भारत की जो 80% जो समस्या है, मेरा तो मानना है कि भारत की जो 100% जो समस्या है उसका कारण एक ही है, हमारे देश में संवैधानिक जागरूकता का अभाव है। जिस दिन हमने भारत का संविधान, हमारे आदिवासी भाई जो जंगलों में बैठे हैं, ऐसे हमारे भाई जो गांवों में बैठे हैं, जो ढाणियों में बैठे हैं, जो आबू पर्वत के फलियों में बैठे हैं, जो ढाणियों में बैठे हैं, उनको जिस दिन हमने भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधान समझा दिए, उस दिन हमारी 100% समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आयोजक इसी सोच के साथ लगातार 3 वर्षों से भारत के संविधान पर ये जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और मुझे इस यज्ञ में बार बार बुलाकर जो आहुति देने का अवसर देते हैं उसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।